वेलकम बैक टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी ईवीएस का चैप्टर 7। ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी हमारी ईवीएस के जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर थे उन्हें कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर 7 और इसका नाम है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से हम एक टाइप पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द टर्म एनर्जी वॉज कॉइन्ड बाय थॉमस यंग 1737-1829। तो जो टर्म यानी कि ये जो शब्द हमें मिला एनर्जी, ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था, यानी कि इसको गढ़ा गया था थॉमस यंग के द्वारा। यानी कि इस टर्म को सबसे पहले जो यूज किया गया था वो थॉमस यंग ने किया था। जो थॉमस यंग है इनका जन्म हुआ था 1737 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1829 में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1737 to 1829, यानी इनका लाइफ स्पेन इतना था। द टर्म एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी/कैपेसिटी टू डू वर्क। अब ये जो टर्म हमारी एनर्जी है इसको डिफाइन किया गया है, इनको इसको डिफाइन किया जा सकता है कैसे कि जो किसी काम को करने की जो काबिलियत होती है या फिर किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसको बोल देते हैं एनर्जी। काम को करने की काबिलियत या फिर क्षमता को हम एनर्जी के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ एनर्जी। तो देखो एनर्जी के बिहेवियर को यानी कि ऊर्जा के व्यवहार को दर्शाने के लिए यहाँ पे 2 लॉज है। किसके? थर्मोडायनेमिक्स के। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये लाइन तो सबको रटी होगी कि जो ऊर्जा होती है उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमारा पहला लॉ ये हो गया। सेकेंड लॉ हमारा है, सेकेंड लॉ स्टेट दैट सम एनर्जी इज ऑलवेज डिसिपेटेड into heat energy. There is no spontaneous transformation of energy from one form to another is 100% efficient. इसमें बोला है कि कुछ एनर्जी जो होती है वो हमेशा डिसिपेटेड होती है, यानी कि डिस्पर्स होती है, वेस्ट होती है हीट एनर्जी में। यानी कि जब भी आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाते हो तो जो थोड़ी सी एनर्जी होती है वो हीट बन के वेस्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप फैन चलाते हो, पंखा गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हम बल्ब जलाते हैं, बल्ब गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमने उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हमेशा डिस्पर्स हो जाती है हीट की फॉर्म में। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है या फिर ऐसी कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाते वक्त एनर्जी को 100% यूज कर सके। थोड़ी तो वेस्ट होती है हीट एनर्जी के तौर पे। तो यही हमारे इस लॉ ने बोला है कि सम एनर्जी इज ऑलवेज डिसिपेटेड इनटू हीट एनर्जी, देयर इज नो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज 100% एफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। तो देखो यार, बढ़ती ऊर्जा की जरूरतें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेसेस ऑफ अ कंट्री रिक्वायर्स मोर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बोला है एक कंट्री जो है वो अपनी ग्रोथ कर रही है, यानी कि कोई देश अपनी ग्रोथ कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, तो उसमें उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन की जरूरत होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत करता है क्योंकि वो अपना विकास कर रहा है। आप अभी भारत को ले लो, भारत एक विकासशील देश है। भारत अभी कितनी ज्यादा एनर्जी की खपत कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी अपना विकास करना शुरू कर रहा है, मतलब विकास कर रहा है। डे बाय डे एनर्जी नीड्स ऑफ एनी कंट्री इंक्रीजेस टू डेवलप देमसेल्व्स। दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, जो एनर्जी नीड्स है किसी भी कंट्री के लिए बढ़ती जा रही है। क्यों? वो अपना विकास करने के लिए उनकी जो नीड्स है एनर्जी को लेकर वो बढ़ती जा रही है। अब इसके कुछ रीजंस बता देती हूँ मैं आपको कि दुनिया भर में एनर्जी डिमांड जो है, एनर्जी की यानी ऊर्जा की जो मांग है वो बढ़ती की जा रही है। कुछ इसके रीजंस भी है। पहला उसमें आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो पूरे यातायात का पूरा नेटवर्क है, यानी कि पूरा सिस्टम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है एनर्जी का पूरी दुनिया में। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही कंज्यूम होती है। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, यानी कि जो यूज करता है किसी चीज को। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी यूज की जाती है, पेट्रोल वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है ना। More than 50% of liquid fuel consumption of countries is used in the transportation. 50% से ज्यादा लिक्विड फ्यूल जो होता है वो किसी भी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। यानी अगर हम अपनी इंडिया को लेते हैं, हमारी इंडिया में हमारे पास 100% फ्यूल है, तो उसमें से 50% एनर्जी जो है
मतलब अगर हमारे पास 100% एनर्जी फ्यूल्स है तो हम उसमें से 50% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर लेंगे और बाकी बचा हुआ 50% किसी और काम के लिए, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैज इनएविटेबली इंक्रीज्ड विद इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन। अब देखो जो हमारी ये मांग है, ऊर्जा की जो मांग है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये एक मतलब अनिवार्य रूप से बढ़ती जा रही है, जैसे कि जैसे हमारा वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है। देखो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी दुनिया एक साथ मिलकर कुछ मतलब काम करती है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण का मतलब ये हो जाता है पूरी दुनिया का एक साथ मिलकर व्यापार करना, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ हर देश का एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करना, ठीक है। तो अब जैसे जैसे देखो अब एक दूसरे मतलब जो देश होते हैं वो आपस में मिलकर व्यापार करेंगे तो यहाँ के लोग उधर जाएंगे, वहां के इधर जाएंगे, मतलब इस तरीके से पूरा नेटवर्क बन जाएगा। और इसलिए बोल दिया गया है कि जो हमारी एनर्जी है यानी कि जो ऊर्जा है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ने लगी है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो रीजन है वो बढ़ती डिमांड्स का एनर्जी का, वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो इसी से समझा देती हूँ। इंसानों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। क्या होता जा रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये एक और रीजन हो गया। तो इसमें बोलते मैंने एज वेल एज यू नो ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीज डे बाय डे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इट इज पुटिंग अ हैवी स्ट्रेस ऑन ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इससे क्या होता जा रहा है? अब देखो जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों की, और इससे क्या आ रहा है? जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज है यानी ऊर्जा के जितने भी संसाधन है उन पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। सो देयर इज अ लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन बिजनेसेस and factories in form of both electricity and petroleum based fuels in order to operate। यानी कि बिजनेसेस में और फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमें एनर्जी की। देखो जब कोई बिजनेस करता है या फिर कोई फैक्ट्री डाल दे हम तो उसमें बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है किसकी? एनर्जी की। और इन बोथ फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि हमें दोनों तरीके की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी और पेट्रोलियम की भी, ठीक है ना। उनको चलाने के लिए, बिजनेस और फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम दोनों तरीके की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। So industrialization is also a reason for increasing worldwide energy demands। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये भी एक रीजन है बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड्स का दुनिया भर में, यानी दुनिया भर में जो ये एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्रीजिंग वेल्थ स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। देखो क्या हो रहा है, जैसे उभरती कुछ ऐसी मार्केट्स आ रही है जिनके अंदर पैसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखो बिजनेस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड्स भी तो बढ़ेगी ना। सो विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो जैसे जैसे आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमी बढ़ती जा रही है तो एनर्जी ऑल्सो ग्रो। तो क्या हो रहा है? एनर्जी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, यानी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज एनर्जी डिमांड। और जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है? एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसका कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, यानी लोग उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम देखने वाले वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब हमारा टॉपिक है एनर्जी के कुछ सोर्सेज। तो देखो ये दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय। अब एक एक करके अब इनमें डिफरेंस पढ़ते। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के कुछ 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इनमें मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक है। द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो संसाधन जो रिन्यूड यानी कि दोबारा बन सकते हैं और जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि जिन्हें बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, जिनका बनना और बिगड़ना लगा रहता है साइकिल की तरह और उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। एंड दिस रिसोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। और ये जो संसाधन होते हैं ये एनवायरनमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर करते हुए तो बिल्कुल माइनर अमाउंट में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज का कि इनको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते। यानी कि देखो यार मैं बताती हूँ, अफेक्टेड तो होते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे मतलब हमारी एक्टिविटीज से भी, लेकिन अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड दीज रिसोर्सेज आर इको फ्रेंडली। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा देखो, इको फ्रेंडली का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पोल्यूशन नहीं करते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब ये भी होता है कि ये हमारे एटमोस्फेयर के साथ, हमारे एनवायरमेंट के साथ बहुत जल्दी मतलब एनवायरमेंट के साथ कुछ गलत नहीं होता है, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी। मैंने आपको बोला था, देखो एयर और वाटर और सोलर एनर्जी, क्या लगता है आपको ये हमारी मतलब हम ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये क्या मतलब इन पे कुछ असर नहीं पड़ता, ये अफेक्टेड नहीं होते? आप सबको पता है हम आजकल एयर पोल्यूशन भी कितना कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी कितना कर रहे हैं, हम कितना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम कितना अफेक्ट कर रहे हैं इनको, है ना। बट अगर आपको एग्जाम में डिफ्रेंशिएट करने को आता तो आप यही लिखोगे, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब इसमें पढ़ते हैं फटाफट। देखो, that cannot be renewed once they are consumed are called non renewable sources of energy। यानी कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं, वो संसाधन होते हैं जिन्हें इतनी जल्दी यानी कि रिन्यू दोबारा बनाया नहीं जा सकता और इनको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और दे आर कंज्यूम्ड मतलब इन्हें जब एक बार कंज्यूम कर लिया जाए यानी कि जब एक बार इसको यूज कर लिया जाए तो जल्दी से इतनी जल्दी प्रोसेस से नहीं बन सकते और इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता और इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा दीज रिसोर्सेज कॉज पोल्यूशन टू द एनवायरमेंट। ये जो संसाधन होते हैं इनकी वजह से एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था जो हमारे रिन्यूएबल थे उनको इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं, इसको एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं और इनके जो एग्जांपल्स है वो है मिनरल, ऑयल एंड कोल। देखो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए कंपैरिजन के लिए। एग्जाम में वैसे मुझे लगता नहीं कि एग्जाम आपका मतलब जो कंपैरिजन है ये आएगा, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज ये क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एक करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अब हम एडवांटेजेस करेंगे हम रिन्यूएबल सोर्सेज के, ठीक है ना। तो अगर देखो आपको क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है कि डिफरेंशिएट करो, तो आप ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाले टॉपिक को भी आप डिफरेंस में मतलब डिफरेंस करने वाली टेबल में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। और जो मैंने अभी आपको ये इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं आप इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं हम अपने रिन्यूएबल सोर्सेज के। फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जीज अवेलेबल इन अबेंडेंट क्वालिटी एंड फ्री टू यूज। यानी कि जो रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत है ये अबेंडेंट क्वांटिटी में है, यानी कि भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है और फ्री टू यूज है, इन्हें यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी हैज लो और जीरो कार्बन एमिशन। यानी कि इनको जब हम जलाते हैं तो इनमें से बहुत कम या फिर जीरो कार्बन निकलता है। देखो क्या होता है जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो उसके अंदर कुछ कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना। तो इसमें नहीं निकलता है और इसीलिए इसको ग्रीन या फिर इको फ्रेंडली बोल दिया है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो है हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू सेट अप प्लांट। देखो अगर हमें एयर का यूज करना है मतलब एयर से एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, विंड एनर्जी ना, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम एक सेटअप करेंगे तो जिसके अंदर हम बड़े बड़े व्हील्स लगाएंगे, वो लगाते हैं ना पहिए घूम जो हवा में इतनी मतलब पहिए घूमते तो बड़े बड़े, तो उनसे क्या होता है विंड एनर्जी बनती है। अब उन्हें सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो दूसरा है जगह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस। अब देखो यार इतनी सी मतलब थोड़ी सी जगह में 4-5 बीघा जगह में तो आप नहीं लगा सकते हो ना इसको, ये बहुत बड़ी बड़ी जगह पे बहुत बड़े फैले हुए एरिया में इन प्लांट्स को सेटअप किया जाता है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एडवांटेजेस। तो इसमें पहला कि ये जो आइडिया यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है चीपर होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं और यूज करने में इजी होते हैं। दूसरा ये स्मॉल अमाउंट से ही बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने एग्जाम्पल के तौर पर यूरेनियम, एक इतनों सा पॉइंट का यूरेनियम भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही बोलता है रिलीज ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसोर्स, एग्जाम्पल यूरेनियम। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो वो है ये दीज सोर्सेज SAUR आएगा, ठीक है ना। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये लिमिटेड सोर्सेज यानी कि सीमित है, क्या है सीमित, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है और ये एक दिन खत्म हो सकते हैं, तो इनके खत्म होने का खतरा है। मैंने बताया था यार आपको इन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप कोयले को एग्जांपल में लो, ठीक है ना, ये जो हमारा कोयला वगैरह होता है इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, या फिर पेट्रोल ले लो, ठीक है ना। तो क्या होता है ये रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि एक दिन खत्म हो सकते हैं और ये इको फ्रेंडली नहीं होते क्योंकि टॉक्सिक गैसेस जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं जब इन्हें जलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। अब हम रिन्यूएबल सोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब इसमें हमारे कुछ 7 टाइप्स हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। ये 7 टाइप्स है, एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले सोलर एनर्जी, ठीक है ना। सो इट इज द एनर्जी फ्रॉम द सन। देखो सोलर का मतलब क्या होता है, जो सन से ली होती है, ठीक है ना। सोलर का मतलब ये हो जाता है एक तरीके से सन, ओके। सो ये वो एनर्जी है जो हम सन से लेते हैं,
सोलर पैनल की मदद से। यानी कि सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी से, सूरज से जो हम एनर्जी लेते हैं उसको बोल देते हैं सोलर एनर्जी। ओके, इट इज एसेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक बहुत जरूरी साधन है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। रिड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम सोलर एनर्जी यानी सोलर पैनल्स का यूज करते हैं तो बिजली का बिल बहुत कम आता है, क्योंकि बिजली हम इसी से बना लेते हैं। छोटे मोटे काम के लिए तो हम सूरज की रोशनी से ही बिजली बना लेते हैं। सो रिड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी सोलर पैनल्स को मेंटेन करने की ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, ठीक है ना। और ये इको फ्रेंडली है, यानी कि इससे कुछ प्रदूषण नहीं फैलता हमारे वातावरण में, ठीक है। एक और पॉइंट है, सोलर एनर्जी सिस्टम्स हैव अ लाइफ स्पैन, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 से 40 साल का होता है सोलर एनर्जी सिस्टम्स का, यानी सोलर पैनल्स वगैरह का। तो यार एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, भूल जाओ 30-40 साल तक, उनकी अच्छे से मतलब मेंटेनेंस करते रहो, फिर भूल जाओ 30-40 साल तक, कोई दोबारा ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो है वेदर डिपेंडेंट, यानी कि देखो यार जिस दिन धूप नहीं आएगी उस दिन हमारी एनर्जी नहीं बनेगी, तो हम उस दिन इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये वेदर डिपेंडेंट हो गया। सोलर एनर्जी को स्टोरेज करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो सोलर एनर्जी की जो स्टोरेज है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तीसरा, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस लगता है यार, बहुत बड़ी छत चाहिए होती है सोलर पैनल्स वगैरह लगाने के लिए, या फिर आप ग्राउंड में भी लगाते हो तो बड़ी जगह चाहिए होती है, ठीक है ना। और सोलर एनर्जी अनरिलायबल एट टाइम्स। अनरिलायबल यानी कि अविश्वसनीय। देखो उसमें हर टाइम विश्वास नहीं किया जा सकता। आज बारिश, मतलब आज सूरज निकला हुआ है, कल नहीं भी निकलता, कल बारिश हो गई, 4 दिन सूरज ही नहीं निकला, तो मतलब आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, यानी कि इसको इंस्टॉल करने के जो पैसे लगते हैं एक बार में स्टार्टिंग के टाइम पे, वो काफी ज्यादा है। मतलब वो बात अलग है यार, फिर वो 30-40 साल तक चलेंगे, लेकिन वो बहुत हाई है। तो जो लोग थोड़े से मतलब जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी। तो ये जो विंड एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो हम हवा के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच विंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम हवा का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड व्हेन टरबाइंस कन्वर्ट, अब देखो टरबाइंस क्या होता है, एक मोटर होते हैं, ठीक है ना। ये मोटर हो गए, ऐसे मोटर्स होते हैं जिनमें ऐसे छोटे छोटे से मतलब पंखड़ियां टाइप होती हैं। हवा क्या होती है, हवा इन्हें घुमाती है, ठीक है ना, हवा की मदद से इन्हें घुमाते हैं, और इनको घूमकर जो एनर्जी लग रही है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को मतलब क्या करते हैं, ये हवा की जो एनर्जी होती है, यानी कि हवा की एनर्जी को, हवा की काइनेटिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो जो मैकेनिकल पावर होती है, अंदर के जो मोटर्स होते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हमारा विंड एनर्जी का जो पूरा प्लांट होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होने पड़ते हैं। क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल सोर्सेज, यानी कि ये जो हमारा विंड एनर्जी है, ये एक साफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल सोर्स है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। देखो शुरू में जो इंस्टॉलमेंट करेंगे उसमें तो लगेंगे। नेक्स्ट है विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर बैटरी चार्जिंग, यानी कि देखो हम जनरेटर्स को चलाने के लिए, उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी विंड एनर्जी का यूज किया जा सकता है। एंड इट इज यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन, पंपिंग वाटर एंड अदर डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि पावर जनरेशन के लिए, वाटर को पंप करने के लिए, या फिर दूसरे घरेलू काम के लिए भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, हम वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके डिसएडवांटेजेस है स्पीड ऑफ वाइंड, यानी कि हमें विंड एनर्जी यूज करने के लिए कम से भी कम हवा की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए, ठीक है ना। यानी 1 घंटे मतलब प्रति घंटा स्पीड जो चाहिए वो हमें 15 किलोमीटर चाहिए। तो यार जरूरी नहीं है ना हर टाइम 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारी स्पीड जो है वो मतलब वाइंड की जो स्पीड हो, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरा थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। देखो क्या होता है, जब हम विंड एनर्जी के लिए प्लांट सेटअप करते हैं तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है, तो वहाँ के आसपास का जितना भी जंगली जीवन है, यानी वहाँ के आसपास जितने भी जंगल वगैरह हैं, उन सबके बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है इससे, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ जो होता है, यानी जानवर या फिर पेड़ पौधे जो होते हैं, उनकी जो जीवन होता है उसका बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लक्चुएशंस ऑफ वाइंड। देखो यार जरूरी नहीं होता अभी हवा आ रही है तो पूरी लगातार हवा बहती रहेगी, नहीं। अभी 1 सेकंड पहले हवा आ रही थी, फिर 2 मिनट बाद हवा चलती है, ठीक है ना, मतलब स्पीड के साथ। तो जो फ्लक्चुएशन होता रहता है वो होता रहता है हवा का। फोर्थ है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल लैंड ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, एंड जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, यानी कि जैव विविधता का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा, हाइड्रो यानी कि पानी, ठीक है ना। तो जब हम पानी के मूवमेंट से जब एनर्जी बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर, तो यानी कि हम पानी की मूवमेंट से जो एनर्जी बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी। इसमें
काइनेटिक एनर्जी, देखो जब पानी मूव करता है ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रो पावर। तो बेसिकली ये वो बिजली है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रो पावर के तौर पर, एज हाइड्रो पावर आएगा यहाँ पे, ठीक है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, यानी देखो क्या होता है, बिजली को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है डैम बनाने की। आप किसी भी मतलब अगर आपको पानी से बिजली बनानी है तो आप डैम के बिना नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसमें एडवांटेजेस देखते हैं इसके कुछ, ये क्लीन सोर्स होता है, एमिशन फ्री होता है, और ये कम्प्लीटली रिन्यूएबल होता है, ठीक है ना, और ये वेरी लो ऑपरेटिंग होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि इसको चलाने में और इसको मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो एक कांस्टेंट रेट पे प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस होगा। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हायर इनिशियल कॉस्ट, यानी कि इसको सेटअप करने में जो है बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंसिव है ये बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड रिस्क हो जाते हैं, यानी कि बाढ़ आने के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं यार, एक ये मैंने यहाँ मेरी पूरी नदी थी, इसके ऊपर मैंने बांध बना दिया, यहाँ पीछे से मेरी बांध बंद है, यहाँ पीछे से पानी आ जा रहा सारा पानी यहीं रुकता जा रहा है डैम रिजर्वायर में, ठीक है ना। तो एक टाइम आएगा यार कि यहाँ पे पानी नहीं रुक पाएगा, या फिर कभी कहीं से सुनामी आ गई, हमने पानी छोड़ दिया लेकिन अचानक से इतना ज्यादा पानी आ गया कि आसपास के सारे एरिया में बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो ये फ्लड रिस्क भी इससे इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाकी जो हमारे डिसएडवांटेजेस है वो है कार्बन एंड मीथेन एमिशंस, यानी कि इससे कार्बन और मीथेन गैस को जो होता है वो भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ये निकलते हैं। उससे देखो क्या होता है, बांध है, यहाँ रिवर है, ठीक है ना, पूरी ये बांध बना दिया, मतलब देखो यहाँ रिवर है, ये पूरा बांध बना दिया, यहाँ पे जो है बहुत सारा पानी रुक गया। देखो रिवर से चलते चलते क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मरे हुए जानवर आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, फिर तो क्या होता है वो पानी में नीचे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन मतलब उनके मरने से, सड़ने गलने से कार्बन और मीथेन जो होती है वो निकलती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यानी कि ह्यूज क्या आएगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यानी कि इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है यार, डैम बनाने के लिए आसपास के पूरे एरिया को खाली कराना पड़ता है, अगर वहां कोई जंगल वगैरह है वो भी पूरा साफ करना पड़ता है, ठीक है ना, तो इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। एंड डिस्प्लेस लोकल पीपल एंड क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देखो अगर हमें बांध बनानी है तो आसपास के जितने भी इलाके उन सबको खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर वहाँ लोग रहेंगे तो देखो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा आते हैं, तो वो लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो वहाँ के सारे एरिया से मतलब लोगों को खाली करा दिया जाता है, लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने को बोल देते हैं, जिसकी वजह से जो होती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट होती है उन लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन एनर्जी। तो यार इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन का यूज होता है या फिर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का यूज होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी निकलती है इसका हम हर मतलब किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इट इज अ जीरो एमिशन फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन, यानी कि जब हम इस अपनी एनर्जी को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो इसमें कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, कोई कार्बन पार्टिकल्स नहीं निकलते, जीरो एमिशन होता है, ठीक है ना। इट कैन बी यूज्ड इन कंबशन इंजन्स और फ्यूल सेल्स, हम इसका कंबशन इंजन्स में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूल सेल्स में भी यूज कर सकते हैं। कंबशन इंजन का मतलब आता है यहाँ पे जो हमारे कार वगैरह के इंजन होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें भी यूज कर सकते हैं, फ्यूल सेल्स में भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम फ्यूल के तौर पर रॉकेट में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि रॉकेट को उड़ाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी का। और ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसको रॉकेट फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको रॉकेट में भी यूज किया जाता है हाइड्रोजन एनर्जी को। ओके, अब देखो इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये फ्यूल एफिशिएंट है, रिन्यूएबल है और हार्मफुल एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता है, और इसको स्पेसशिप्स में भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब डिसएडवांटेजेस देखें तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, स्टोर करना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको इकट्ठा करना, ठीक है ना, और ये हाईली फ्लेमेबल है। ओके, यानी कि इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, और ये हाईली एक्सप्लोजिव भी है, यानी कि बहुत जल्दी आग तो पकड़ लेगा, फटने का जो डर रहता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सप्लोजिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। तो यार इट इज द हीट दैट कम्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी की सतह से जो हीट बाहर निकलती है उसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इट इज कंटेन्ड इन रॉक्स एंड फ्लूइड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, देखो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ठीक है ना, उसके नीचे जितने भी पत्थर वत्थर होते हैं, चट्टान होती है, तो उनके अंदर जो हीट होती है और जो लिक्विड होता है यहाँ पे, यानी कि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उनके अंदर जो हीट होती है वो आती है बाहर और इनको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इट इज कंटेन्ड, इसके अंदर आता है रॉक्स एंड फ्लूइड, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टान है और जो फ्लूइड है, ठीक है ना, तरल पदार्थ है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज ड्राई स्ट्रीम। देखो अगर बात की जाए तो जियोथर्मल एनर्जी की सबसे पुरानी फॉर्म क्या है, तो है ड्राई स्टीम, यानी कि सूखी भाप जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इट टेक्स आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड से ऊपर आती है, एंड यूजेस इट टू डायरेक्टली ड्राइव टू टरबाइन, और इसको डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखे जाए तो हाई एफिशिएंसी है इसकी,
ठीक है ना। और लिटिल टू नो जियोथर्मल सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि इनके सिस्टम के मेंटेनेंस में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत कम खर्चे में, बहुत कम काम में इनकी मेंटेनेंस हो जाती है। और ये लाइफ टाइम एनर्जी रिसोर्सेज है और ये क्लीनेस्ट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है ना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज अगर हम पढ़े तो इसके इन्वेस्टमेंट में वही कॉस्ट, लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि किसी एक जगह पर अगर हम किसी एक जगह पर इसका प्लांट बना दिया, मतलब यार देखो लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है हर जगह पे हम इसका प्लांट नहीं बना सकते, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर, अच्छी जगह पर जहाँ पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है वहां पर इसका प्लांट बनाया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है ना, यानी कि ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब सस्टेनेबल क्या होता है, सस्टेनेबल होता है किसी चीज का ऐसा इस्तेमाल करना कि वो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को भी मिल सके, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी जो है वो काफी कम है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी जो है वो लो है, आप यहाँ पे लो सस्टेनेबिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोमास एनर्जी। बायोमास क्या है आप लोगों को सबको पता है, तो इट इज यूज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज किया जाता है। बायोमास इज जस्ट ऑर्गेनिक मैटर दैट इज मेड इन नेचर लाइक डंग, ग्रास, क्लिपिंग्स एक्सेट्रा। क्या होता है बायोमास, वो गैस है जो देखो क्या होता है, एक यहाँ पे पूरा वो बना देता है गड्ढा टाइप जमीन में, फिर उसके अंदर अपना सारा कूड़ा कचरा, गोबर वोबर, घास, ठीक है ना, हमारे खेतों से निकलने वाला कूड़ा, हमारे किचन से निकलने वाला कूड़ा सबको ले देते हैं, फिर उसे ढक देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर वो सड़गल जाते हैं, फिर उससे जो गैस निकलती है उसका यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं बायोमास गैस, बायोगैस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बस यही बोला गया, और इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। ओके यार देखो मैं एक बार और बता देती हूँ, अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने गलत समझा दिया, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो इसमें है इट इज सेंसिबल टू यूज वेस्ट मटेरियल, देखो यार इसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यूज हो जाता है, ठीक है ना। और ये लेस एक्सपेंसिव है, यानी फॉसिल फ्यूल से अगर इसको कंपेयर किए तो ये लेस एक्सपेंसिव है, और ये काफी सस्ता एक रिसोर्स है, और इससे डिस्पोजल कॉस्ट जो होती है उसमें भी काफी कम करने में काफी मदद मिलती है। देखो एक कचरा जिसको आप डिस्पोज करने में ज्यादा पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना, वहीं उससे आप गैस भी नहीं बना रहे हो, वो डिस्पोज भी हो रहा है, उससे गैस भी बन रहा है, ठीक है ना। उल्टा आपको अच्छी से खाद्य यानी कि वो भी मिलती है, क्या बोलते हैं उसमें, जो खेत वगैरह में जो वो डालते हैं फर्टिलाइजर्स जो डालते हैं आपको वो भी मिल जाता है, तो यार प्रॉफिट ज्यादा है, लॉसेस कम है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेज जिससे प्रोड्यूस होती हैं, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है यार, क्योंकि इसको भी अगर हम प्लांट को सेटअप करेंगे तो किसी जगह को तो साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, और एनर्जी जनरेशन जो होती है उसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारा ओशियन एनर्जी, तो देखो यार इसमें ओशियन जो होता है, दे ओशियन फॉर्म्स अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा समुद्र होता है वो एक बहुत जरूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि वाइटल सोर्स एनर्जी का। ओशियन टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून पोजेसेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओशियन यानी समुद्र के अंदर जो ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून की वजह से आते हैं, यानी सूरज और चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्वार भाटे आते हैं, और इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट होती है एनर्जी की, ठीक है ना। तो अब हम इनको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसे बोलते हैं टाइडल एनर्जी। और ओशियन वेव एनर्जी एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, यानी कि ओशियन समुद्र में जो उनकी लहरें होती है उसका इस्तेमाल करके जो एनर्जी बनाते हैं उसे बोलते हैं ओशियन वेव एनर्जी। और ओशियन में एक और टाइप की एनर्जी आएगी जो मैं अभी आपको आगे वाले पेज पे पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले करते हैं टाइडल एनर्जी। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन इज रेफर टू एज हाई टाइड एंड लो टाइड। देखो क्या होता है, अगर पानी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उसको बोल देते हैं हाई टाइड, नीचे आ रहा है लो टाइड, ठीक है ना। तो राइज एंड फॉल, तो उठना और गिरना पानी का, उसको बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। और जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दीज टाइड्स, और इन टाइड्स की मदद से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। अब लेते हैं अपना ओशन वेव एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ओशन वेव्स इज नोन एज ओशन वेव एनर्जी, यानी कि समुद्र की लहरों से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ओशन वेव एनर्जी। नेक्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी। देखो क्या होता है, एज अ लाइट फॉल, कभी कभी देखो आपने देखा होगा जो आसमान में बिजली चमकती है वो गिर जाती है समुद्र के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या होता है, समुद्र के ऊपर की जो लेयर होती है पानी की वो गर्म हो जाती है, नीचे वाली ठंडी रह जाती है, तो इनके बीच में क्या आ जाता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। तो वही बोला, एज अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे कोई लाइट गिरती है ओशन की सरफेस पर, अपर सरफेस गेट्स वार्मर, ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है, while the lower layer has relatively lesser temperature, बल्कि जो नीचे की जो लेयर होती है उसका कम टेम्परेचर होता है, यानी कि वो थोड़ी ठंडी रहती है। एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस, और जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है अपर और लोअर लेयर में, कैन बी एक्सप्लॉइटेड, इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। किसकी मदद लेकर, ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स की मदद लेकर।
यानी पावर प्लांट्स की मदद लेकर हम इस डिफरेंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इस एनर्जी को बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ओशन वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी होता है, ये फ्री और क्लीन सोर्स होते हैं एनर्जी के, और इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं। यार मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले ये एक वीडियो देखी थी, शायद या तो यूट्यूब पे देखी थी या फिर कहीं तो देखी थी, मतलब उसमें बताया गया था कि हम आज के टाइम पे जितनी एनर्जी हम लेते हैं ना, यानी जितनी एनर्जी हम कंजम्पशन करते हैं कोई भी देश, उसमें से आधी से ज्यादा एनर्जी समुद्रों से आती है। समुद्रों के अंदर ना तार वगैरह बिछाए होते हैं और बहुत ज्यादा मतलब वो करा होता है, तो उसमें जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है। अब इसका जो दूसरा एडवांटेज था होता है ये पोल्यूट नहीं करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है ना, अब एक डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। पहला है कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखो यार, समुद्र के पास अगर हमें कोई पावर प्लांट बनाना है तो हमें वहां का जो जंगल वगैरह उसे साफ करना पड़ेगा, तो वहां का वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसकी सेटअप कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। और इसको प्रोड्यूस करने में एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग टाइडल सर्ज ओनली, यानी कि जब टाइड्स आते हैं एनर्जी को तभी प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अलावा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम एनर्जी को। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यार अब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है ना, तो अब हम पहले पढ़ते हैं कोयला, एक एक करके इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कोल की डेफिनेशन, किसकी, कोयले की। ठीक है ना, ठीक है। So it is formed by the decomposition of trees, plants and ferns which are hardened due to pressure and heat. देखो ये बनती है जब पेड़ पौधे और फर्न्स जो होते हैं जब ये जमीन में नीचे दब जाते हैं और इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, हीट लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं और ये बन जाते हैं कोयला। ठीक है ना, तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है ऑयल, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। देखो क्या होता है, आप हमारे समुद्र के अंदर आपने पढ़ा होगा पेट्रोल जो होता है समुद्र के अंदर बनता है। जू प्लैंकटन होता है वो वाले पौधे जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर पाए जाते हैं, और एल्गी भी उन्हीं पानी में पाई जाती है। तो जब ये जो होता है इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है जू प्लैंकटन को एल्गी पे, ये समुद्र की मिट्टी के अंदर दफन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑयल में। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे नेचुरल गैस, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज लॉन्गर। देखो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर होता है। ठीक है ना, एंड इट इज कंडक्टेड टू हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड हीट। और ये मतलब ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाता है, हीट लगाता है, और इससे क्या हो जाता है, नेचुरल गैस हमारी, देखो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, और जैसे जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह लगाता है तो हमारी अर्थ के अंदर क्या होती है, नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, मतलब वो बन जाती है। लिक्विड होता है ना, लिक्विड के ऊपर आप अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह, मतलब यहाँ पर कॉमनली जो बात होता है जब कोयला और ऑयल बनता है ना, या जब कोयल और ऑयल बनता है तो उसी प्रोसेस के दौरान यहाँ पे नेचुरल गैस भी हमारी अर्थ के नीचे अपने आप बन जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोयल। अब हम कोयले को अलग से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के लिए। सो इट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ट्री। सब पेड़ पौधे जो फर्न्स जो होते हैं वो मिट्टी में दबकर उन पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो वो कोयला बन जाते हैं। कोयला जो होता है वो भरपूर एक मतलब फॉसिल फ्यूल है, मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल है, यानी कि ये प्रेजेंट तो है अर्थ पे काफी अच्छी मात्रा में, लेकिन ये एक ऐसा है मतलब आने वाले टाइम में खत्म हो सकता है अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे, तो हमें बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। अब देखो कोल रिजर्व्स होते हैं, यानी कि ऐसी जगह ऐसी खाने जहाँ पे कोयला होता है, ठीक है ना, तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे देश के अंदर, यानी कि हर जगह पर नहीं है, किसी किसी जगह पर है। ठीक है ना, तो विद द बल्क यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला प्रेजेंट है, ऐसे रिजर्व्स जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बिहार में प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में, इन जगह पर प्रेजेंट है। भारत का जो कोयला होता है उसको अच्छा कोयला नहीं माना जाता क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी जो होती है, यानी हीट प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है। ठीक है ना, बोकारो, झरिया, रानीगंज, गोदावरी वैली और सिंगरौली ये जो है मेजर कोयला फील्ड्स है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर इन फील्ड्स पर मेजरली कोयला मिलता है। ठीक है ना, एंथ्रेसाइट कोयल यानी एंथ्रेसाइट कोयले के तरीके एक प्रकार होगा, टाइप होगा कोयले का, जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है। अब हम बात करते हैं पीट। पीट जो होता है ये एक और टाइप होता है हमारे कोयले का। ठीक है ना, इट इज नोन एज द प्रीकर्सर ऑफ कोयल। देखो क्या होता है, कोई भी कोयला जब बन रहा होता है यानी कि जो उसके बनने के जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे फेजेस उसको पार करने होते हैं, तो उसमें से एक फेज आता है हमारा पीट का। क्या आता है, पीट। तो वहां पे यानी कि जब कोयला आधा बना होता है तो उसको पीट बोल देते हैं, और इसीलिए इसको प्रीकर्सर ऑफ कोयल भी बोलते हैं। प्रीकर्सर यानी कि बेस या फिर पार्ट ऑफ कोयल, कोयला। ठीक है ना, इट इज सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कंसिस्ट करता है पार्टली डेकेड प्लांट्स एंड डिपॉजिटेड मिनरल मैटर इन सम केसेस। यानी ये कुछ केसेस के अंदर ये जो हमारा पीट होता है इसके अंदर
आधे सड़े हुए पेड़ पौधे मिल जाते हैं देखने को, या फिर कुछ मिनरल मैटर भी देखने को मिल जाता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसा कोयला होता है जिसके अंदर आपको दिख जाएगा हाँ ये यहाँ पे पेड़ की डंडी दिख रही है, फिर कुछ मतलब जो अभी पूरे तरीके से कोयला बना नहीं होता। When subjected to heat pressure and heat, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, हीट लगाते हैं, तो ये जो पीट होता है ये कोयले में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, पीट कोयला बन जाता है, ठीक है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 60% ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो हमारा पीट है उसके अंदर 60% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 55 to 60% कार्बन होता है, 30 to 35% उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट होता है, और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है पीट की होती है 5400 किलो कैलोरी ग्राम, ठीक है ना, मतलब किलो कैलोरी पर ग्राम। इसमें क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है पहले मैं ये आपको ये बता देती हूँ, यानी किसी भी चीज को जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि उसकी हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी ज्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 5400 किलो कैल पर ग्राम, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। कोयले के यार कुछ फायदे भी तो होते हैं ना। अब वो है कोयला जो होता है रेडीमेड होता है, देखो हमें इसे बनाना नहीं पड़ता, ये हमें पृथ्वी में से यानी धरती के अंदर से बना बनाया मिलता है। ट्राइड एंड टेस्टेड टाइप ऑफ फ्यूल है, यानी कि हमारे बहुत पहले से इसको यूज करते आ रहे हैं, तो हमें पता है कोयलों को कैसे यूज करना है, इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड टाइप ऑफ फ्यूल हो गया, ये थोड़ा सा सस्ता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है, यानी कि आप थोड़ा सा कोयला जलाते हो और आपको काफी अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। सो कैपेसिटी टू जनरेट थ्रू द अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अच्छी है, इज गुड, ओके। हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, क्योंकि अगर आप इसे जलाते हो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल कंबशन प्रोसेस, और सिर्फ इसको जलाने से, कंबशन का मतलब होता है जलाना, सिर्फ एक इसको सिंपली जलाने से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस है एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अब इसे जब हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है हमारा उसको खतरा होता है, देखो अब सल्फर डाइऑक्साइड हमारी हवा में निकलेगा तो एसिड रेन होगा जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमारा जो प्राकृतिक मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि अगर कोयला जो है एक बार खत्म होगा तो इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, और ये बहुत लिमिटेड सप्लाई, यानी कि इसकी बहुत लिमिटेड सप्लाई, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध तौर पर कोयले को यूज करे जाओ, मैंने अभी बताया इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। और रिजल्टेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइड एरियाज ऑफ लैंड, देखो कोयला निकलता है खनन करके, यानी कि खुदाई करके, तो जब आप एक जगह पे खुदाई करते हैं तो क्या होता है वो बहुत जो बड़ी एरिया होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर आप उसे हटा के दूसरे एरिया में जाके खुदाई करते हैं, मतलब जो कोयला निकालने वाले लोग हैं वो, तो उससे क्या होता है हमारी जो भूमि है, हमारी जो लैंड है उसका बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है हमारी लैंड का, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल एंड क्लीनर देन कोल। तो जो पेट्रोलियम है इसे एक लाइफलाइन बोला गया है, किसका, इकोनॉमी का, यानी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जो है उसकी एक लाइफलाइन है पेट्रोलियम ग्लोबल लेवल पर, यानी वैश्विक तौर पर, और ये कोयले से ज्यादा साफ है, यानी कि इसलिए इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता है। पेट्रोलियम जो एक लिक्विड है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है रॉक फॉर्मेशंस में, यानी कि जब रॉक बनते हैं, जब चट्टानें बनती हैं तो उस दौरान हमारा पेट्रोल बनता है। पेट्रोल इज ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम जो है ये कच्चे माल के रूप में आज भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज लिया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, सॉल्वेंट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस एंड प्लास्टिक, ये ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो आज भी पेट्रोलियम को एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। देखो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। तो पेट्रोलियम के अंदर से जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो पेट्रोलियम के अंदर से ही निकाला जाता है, और डीजल वगैरह भी, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं टॉपिक अपना वो है ऑयल, ठीक है ना। इन इंडिया क्रूड ऑयल वॉज फर्स्ट रिकवर फ्रॉम माकुम इन नॉर्थ ईस्ट असम। नॉर्थ ईस्ट असम में एक वो है जगह माकुम, ठीक है ना। तो यहाँ से जो था क्रूड ऑयल सबसे पहले रिकवर किया गया था माकुम, जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है यार फ्रेंड्स ये किसी खाने वाने का नाम ना हो, ठीक है ना, आप एक बार सर्च कर लेना। एंड द ऑयल फील्ड ऑल्सो लाइज अराउंड बे ऑफ कैम्बे, और जो ऑयल फील्ड है वो बे ऑफ कैम्बे यानी गुजरात के आसपास भी पड़ता है, ठीक है। रिसेंटली ऑयल हैज बीन लोकेटेड, यानी अभी हाल ही में जो तेल है वो पाया गया है ऑफ शोर एरियाज ऑफ डेल्टाइक
कोस्ट ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। तो देखो जितनी भी नदियां हैं इन सबका डेल्टाइक कोस्ट जो है यानी कि समुद्र से दूर काफी मतलब समुद्र से दूरी पर इन सभी नदी के तटों पर जो है ये कोयल जो है रिसेंटली पाया गया है, यानी ऑयल रिसेंटली मिला है। ओके, डिमांड्स आर वेरी हाई, यानी कि तेल को लेकर जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड कंट्री हैज टू इम्पोर्ट, यानी कि देशों को तेल को जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से बहुत ज्यादा हाई रेट्स पर, यानी कि बहुत ज्यादा महंगे रेट पर। ओके, नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो होती है इसको पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिपॉजिट्स डीप बीनीथ द अर्थ, और ये जो नेचुरल गैस यानी कि जो पेट्रोलियम होती है ये अर्थ में बहुत नीचे डिपॉजिट होती है, यानी कि अर्थ के नीचे पाया जाता है पेट्रोलियम जिसमें से नेचुरल गैस निकाली जाती है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड थ्रू द सेम प्रोसेस थ्रू विच पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। अब ये जो नेचुरल गैस है ये भी सेम प्रोसेस से बनती है जिस प्रोसेस से पेट्रोलियम बनता है। ठीक है ना, यानी कि पेट्रोलियम के बनने का प्रोसेस और नेचुरल गैस के बनने का प्रोसेस सेम होता है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth into natural occurring gas along with petroleum and coal। क्या होता है देखो, जब मतलब ये मेरी जगह है, जमीन है, ठीक है ना, मेरी अर्थ है, अर्थ के अंदर मेरे वही प्लांट्स एनिमल्स ये दबे पड़े हैं, हाई प्रेशर लगा इस पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा, हाई टेम्परेचर हो गया, नीचे का प्रेशर लगा, नीचे का बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है ये पेड़ पौधे लक्कड़ पक्कड़ जितनी भी सारी चीजें हैं वो कोयले में बदल जाती हैं, पेट्रोलियम में बदल जाती हैं और नेचुरल गैस में। ठीक है ना, मतलब इनकी वजह से यहाँ पे गैस बन जाती है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया, कोयले बनने का जो प्रोसेस होता है, पेट्रोलियम बनने का जो प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस इसी का होता है। हाई टेम्परेचर लगता है, हाई प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैस बन जाती है। ठीक है, ये क्लीनेस्ट सोर्स है एनर्जी का। एंड नेचुरल गैस जो है इसको इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइंस के थ्रू, यानी कि ना पाइपलाइंस फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये बिना धुएं के जलता है, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चीज की ये मतलब हीट प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है किसी भी फ्यूल की, रिसोर्स की। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको देखो यूज किया जा सकता है एक एनर्जी के सोर्स पर घर में, और इंडस्ट्रियल पर्पज में भी इसकी एनर्जी को यूज किया जा सकता है। सम नेचुरल गैस रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब देखो कुछ सम नेचुरल गैस रिजर्व्स जो पाए गए हैं जैसलमेर में, त्रिपुरा में, ऑफशोर एरिया मतलब मुंबई के ऑफशोर एरिया नहीं समुद्र से दूर वाले एरियाज में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देखे जाए तो ये क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था इससे स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है जब ये जलता है, और इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है पाइपलाइंस के थ्रू, और ये मतलब अबेंडेंटली प्रेजेंट होता है, मतलब किसी भी फॉसिल फ्यूल से ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कोयला और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में देखें तो ये ज्यादा भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, और ये एक सेफर फ्यूल है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है एलपीजी। सो इट इज वाइडली यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग। इसको ज्यादातर कैसे यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल है। आपने देखा होगा आपके घर पे एलपीजी के जो सिलेंडर्स आते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। इट्स मेन कंटेंट एज ओडोरलेस ब्यूटेन, यानी कि देखो जो हमारी एलपीजी होती है वो मेनली ब्यूटेन से बनी होती है, और जो ब्यूटेन होता है वो ओडोरलेस होता है, यानी कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई बदबू नहीं होती, ओडोरलेस होता है। ठीक है ना, टू विच अदर गैसेस लाइक, अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोपेन और इथाइल मैरकैप्टेन जैसी जो गैसेज होती हैं वो इसके अंदर डाल दी जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं, ताकि इसको एक ऐसी स्मेल मिल सके, अगर कोई लीकेज होती है तो इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी गैस लीक होती है तो उसमें एक बहुत अजीब सी पंजेंट सी स्मेल आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि ब्यूटेन के अंदर प्रोपेन और इथाइल मैरकैप्टेन होता है। अगर ये ना हो तो आपकी लीकेज होती रहेगी सिलेंडर में से, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि सिलेंडर लीक हो रहा, तो क्या होगा, दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, इसीलिए दुर्घटना के चांसेस ना हो इसीलिए इसमें एक फाउल स्मेल जो है वो ऐड कर दी गई है, गंदी स्मेल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग पेट्रोलियम इनटू लिक्विड अंडर फॉर्म अंडर प्रेशर। यानी कि देखो क्या होता है, जब हम पेट्रोलियम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अंडर प्रेशर, यानी बहुत सारा दबाव लगा के, तो हमारी एलपीजी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, इंडियन एंड भारत पेट्रोलियम जो है ये इसकी चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज है एलपीजी के, इंडियन एंड भारत। इट इज एन आइडियल क्लीनेस्ट बर्निंग अल्टरनेटिव फ्यूल, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्यूल है। देखो अगर हम वही है, पहले जमाने में हमारे यहाँ पे उपले वगैरह लकड़ियां जलाई जाती थी, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा फ्यूल है। ठीक है ना, एनर्जी सोर्स है। आप देखते हैं हम सीएनजी। देखो सीएनजी को पेट्रोल और डीजल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज किया जा सकता है, यानी पेट्रोल और डीजल की जगह पर हम सीएनजी को यूज करते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है ना, व्हीकल्स में
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है DTC ने पूरे तरीके से टोटली स्विच कर दिया अपनी बसेस को मतलब CNG के ऊपर, ठीक है ना। और जो रिक्शा वगैरह है वो भी आजकल CNG पर ही चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं दिल्ली में और जो बसेस चलती हैं वो सब CNG पर चलती हैं। इट हैज रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी। इससे क्या हो रहा है कि हमारी सिटी के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर, मतलब किसी भी सिटी के अंदर जो पोल्यूशन लेवल होता है वो कम हो जाता है। CNG क्लीनर फ्यूल है डीजल के कंपैरिजन में। अगर इसको कंपेयर करो तो पेट्रोल या फिर कोयले से अगर कंपेयर करें तो CNG क्लीनर फ्यूल है, ठीक है ना। यूज्ड करंटली इन मैनी सिटीज। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। यहाँ तक कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरे जाने वाले बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो तय करते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट में भी CNG का यूज किया जा रहा है। इट कंटेन्स मोस्टली मीथेन कंप्रेस्ड टू 80 एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमोस्फेरिक एक प्रेशर होता है 80, ठीक है ना, 80 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिस पर हम मीथेन को क्या होता है कंप्रेस किया जाता है और तब जाके CNG बनती है। मीथेन गैस को दबाया जाता है 18 डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, तो हमारी CNG बन जाती है। CNG जो है ये चीपर है डीजल के मुताबिक, यानी कि एक सस्ता फ्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर एनर्जी, इसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी इन द न्यूक्लियस और कोर ऑफ एन एटम। देखो एक एटम होता है, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस बोलो या फिर कोर बोलो, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट इट मस्ट फर्स्ट बी रिलीज फ्रॉम द एटम। देखो क्या होना चाहिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे तभी यूज किया जा सकता है जब ये एटम से पहले बाहर आ जाए। यानी कि पूरा एटम है, इसकी न्यूक्लियस की एनर्जी अगर एटम से बाहर आएगी तभी इसको यूज किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर एनर्जी डिस्चार्ज बाय, अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो डिस्चार्ज होती है दो रिएक्शंस के थ्रू, एक होती है फिजन और एक होती है फ्यूजन। अब सबसे पहले आपको समझाती हूँ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या दिक्कत मतलब डिफरेंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जाती है, मतलब फ्यूज का मतलब होता है जुड़ जाना। तो जब एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक लार्जर एटम बना देते हैं, छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होते हैं और एक बड़ा एटम बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलूं और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस इज फॉर्म। यानी कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बनता है फ्रॉम द टू आइसोटॉप्स ऑफ लाइटर एलिमेंट रिलीजिंग। यानी कि जब दो छोटे छोटे हल्के हल्के एलिमेंट यानी न्यूक्लियस जो होते हैं मिलते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। और ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो होते हैं इस प्रोसेस के अंदर निकलती है। तो एक ये तरीका हो गया न्यूक्लियर एनर्जी को मतलब प्रोड्यूस करने का। दूसरा तरीका हमारा, in order to fuse these nuclei extremely high temperature of nearly 1 billion degree Celsius is required। देखो क्या होता है, इन छोटे छोटे न्यूक्लिया को फ्यूज करने में, जोड़ने में और एक बड़ा न्यूक्लिया बनाने में लगभग हमें 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। यानी इतना टेम्परेचर चाहिए होता है इन्हें जोड़ने में, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कराने में। अब बात करते हैं फिजन। देखो यार मैं बात कर रही हूँ फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन क्या था मैंने बताया अभी आपको, अभी फिजन क्या है। सो देखो फ्यूजन था जुड़ना, फिजन है टूटना। तो द डिवीजन ऑफ एटम्स यानी कि एक एटम का छोटे छोटे एटम्स में बट जाना, उसको बोल देते हैं फिजन। और इसको जब ये एक एटम से छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाता है तो जो एनर्जी निकलती है, एक ये तरीका हो गया हमारे न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्चार्ज करने का, ठीक है ना। आप जो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं, देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक ऐसा रिएक्टर जिसमें हम अपनी सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं, कूलेंट, शील्डिंग, न्यूक्लियर फ्यूल। मॉडरेटर जो होता है वो हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम और पैराफिन, ये सब जो होते हैं ये इसमें मॉडरेटर में काम करते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स हो गए। कंट्रोल रोड्स जो होते हैं वो बोरोन और कैडमियम रोड्स का बनाता है। देखो ये पैराफिन, ड्यूटेरियम, ग्रेफाइट और हैवी वाटर, मॉडरेटर इनका बना होता है, ठीक है ना। कंट्रोल रोड्स जो होती है बोरोन और कैडमियम रोड्स होती हैं। कूलेंट एक ऐसा पदार्थ जो मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो रिएक्टर फटने को हो जाएगा, तो उसमें ऐसे कोई फटने जैसी कोई दुर्घटना ना हो जाए तो उसे ठंडा रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कूलेंट के तौर पर हम यूज करते हैं वाटर, ठीक है। शील्डिंग की बात करते हैं, प्रोटेक्टेड विद कंक्रीट बॉल्स 2 to 25 सेंटीमीटर थिक। यानी कि अब इसके चारों तरफ क्या होता है, ये मेरा रिएक्टर हो गया, ठीक है ना, इसके चारों तरफ 2 से 25 सेंटीमीटर मोटी जो होती है दीवार बना दी जाती है, कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है, तो वो शील्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है यूरेनियम 235, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस बता देती हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस बताऊंगी, ठीक है ना। ये बस सोचना कंपोनेंट्स के एडवांटेजेस बता रही थी, नहीं मैं आपको न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस बता रही हूँ। तो ये बहुत ज्यादा मतलब
बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है, यानी कि इससे जब हम इसे जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम निकलती हैं। रेडिली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो आज के टाइम पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी है ये बहुत, और इसको ज्यादा ऑपरेटिंग यानी इसको चलाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि छोटी सी अमाउंट से भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है ना। तो एक जनरेट्स हाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है एबल टू मीट बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक नीड्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये इस लायक है कि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये इसका लास्ट एडवांटेज था हमारा। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो हाई इनिशियल यानी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, यानी कि इसके प्लांट को इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि रेडिएशन कंटेनमेंट और प्रोसीजर। देखो यार, अगर किसी रेडिएशन से रिलेटेड आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखकर काम करना होता है कि कभी रिस्क वगैरह मतलब रेडिएशन लीकेज वगैरह हो जाती है तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे, और किसी प्रोसेस के थ्रू किसी लोगों को रेडिएशन रिस्क जो होता है ना वो ना हो जाए, लीकेज ना हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको अपना इंस्टॉल जो होता है प्लांट जो होता है इंस्टॉल करना होता है, तो इसमें ज्यादा पैसे लगता है, ठीक है ना। और ये हाई नोन एंड अननोन लिंक, इसके जो होते हैं बहुत सारे ऐसे कुछ जाने पहचाने रिस्क होते हैं, कुछ ऐसे अननोन रिस्क भी होते हैं जो भी हम लोगों को पता नहीं है। जो लोग वहां पर काम करते हैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं, यानी उन लोगों के लिए बहुत सारे खतरनाक रिस्क होते हैं जो उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। रिक्वायर्स लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पीरियड, देखो इसमें थोड़ा सा लंबा कंस्ट्रक्शन पीरियड की जरूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम इसको मतलब चेक करने की जरूरत पड़ती है उस जगह को कि यार वहाँ पे कुछ लीकेज तो नहीं हो रही, सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब ये सब, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल जो ये एक फिनाइट यानी कि सीमित सोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स ये जो न्यूक्लियर सोर्सेज होते हैं ये भी हमारी अर्थ में से निकलते हैं, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलते हैं, ये बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों? पहला तो कूलेंट के तौर पर, यानी कि इसको ठंडा करने के लिए जो यूज होता है उसके तौर पर हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन जो है, यानी कि अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है और इसको चलाना है, आप चाहते हो कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल करो और उसे चलाओ, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और स्किल की जरूरत पड़ेगी। कोई भी सिकदर या फिर जिसको नॉलेज नहीं है वो इसको नहीं चला सकता इस प्लांट को। टारगेट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये टेररिस्ट के लिए टारगेट होते हैं, वो सोचते हैं बस इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ाओ सब खत्म, तो ये एक टारगेट होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, ओके। तो यार ये हमारा फ्रेंड्स ये जो हमारा पूरा चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है। अगर आपको, मैं अभी लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।